हेलो एवरीवन। अपना अब नेक्स्ट सेक्शन चालू होता है एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स एंड ड्रग्स फॉर ग्लाइकोमा। तो हम जो ऐसी क्यूज़ है जैसे कि ड्रग यूज इन ग्लाइकोमा और बीटा एड्रेनेर्जिक ब्लॉकर्स, ये हम इसको एल में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन ऐसे क्यू का, प्रोपेनॉल एंड एटेनॉल, उसके क्लिनिकली रिलेवेंट डिफरेंस बताना है। और जो उसका फिफ्थ क्वेश्चन है एटेनॉल एंड प्रोपेनॉल को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है, हम जो है उसको भी डिस्कस कर लेंगे एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं प्रोपेनॉल और एटेनॉल, ठीक है। तो सिलेक्टिविटी एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप ये याद रखिए प्रोपेनोलॉल और जो है एटेनॉल, जहाँ पे भी लॉल होगा वो क्या होंगे, बीटा ब्लॉकर्स होंगे, ठीक है। यूजुअली क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, तो ये भी क्या है, दोनों भी बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है। अब क्या है, इसकी सिलेक्टिविटी देखते हैं। तो प्रोपेनोलोल जो है वो क्या है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, यानी ये क्या करेंगे, बीटा 1 को भी ब्लॉक कर देंगे और बीटा 2 को भी ब्लॉक कर देंगे। और एटिनोलोल जो है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, यानी क्या, ये सिर्फ किससे करेंगे, बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे, बीटा 2 को ब्लॉक करेंगे क्या, नहीं, ठीक है। देन CNS पेनिट्रेशन, हाई लिपिड सॉलिबिलिटी है, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड साइड इफेक्ट इज मोर फटीग एंड डिप्रेशन, ठीक है। तो इसके CNS पेनिट्रेशन कैसी है, बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों, देखिए ना, अगर लिपिड सॉल्युबल रहा तो वो क्या करेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी इजीली क्रॉस करेंगे, और ब्लड ब्रेन बैरियर का होता है हमारा CNS में, तो इसकी जो है लिपिड सॉल्युबिलिटी भी बहुत है, इसलिए क्रॉस कर लेता है इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को। और उसके साइड इफेक्ट भी क्या होते हैं, फटीग और डिप्रेशन, ठीक है। अब CNS पे अब ये CNS पेनिट्रेशन कर रहा है, तो इसके अपोजिट ये कर पाएंगा क्या, नहीं कर पाएंगा। इसकी हाई सॉल्युबिलिटी है लिपिड में, तो इसकी कैसी होंगी, लो होंगी। ये क्रॉस कर रहा है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ये कर पाएंगा क्या, नहीं। इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा थे, इसके कैसे कम है, लेस साइड इफेक्ट है, ठीक है। देन फार्माकोकाइनेटिक्स, अब देखेंगे कैसे काम करता है, क्या होता है। इट इज़ रैपिडली अब्जॉर्ब, अब रैपिडली अब्जॉर्ब क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, क्या है ये, लिपिड सॉल्युबल है। अब इजीली जल्दी से एब्जॉर्ब हो जा रहा है, इसलिए इसकी टी हाफ लाइफ, मतलब हाफ लाइफ पीरियड भी कितनी है उसकी, 3 से 5 घंटे के अंदर अंदर इसका पूरा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, टी हाफ लाइफ पीरियड हो जाएंगी। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत फास्ट है और बहुत ज़्यादा हाई है। इसका एब्जॉर्प्शन स्लो है, इसलिए इसका जो है टाइम, मतलब धीरे धीरे ड्रग अगर आएंगी हमारे प्लाज्मा में, इसलिए इसका कैसा टाइम, मतलब जो टी हाफ लाइफ होगा वो भी कैसा है, ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, 6 से 7। और इसका कैसा हाई फास्ट, इसका प्रोपेनोल का जो है हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसका है क्या, नहीं, उतना हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रोपेनोल, ठीक है। इंडिकेशन, हम इसको यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, पहला हाइपरटेंशन में यूज़ करेंगे, एंजाइना में, एरिथमिया में, माइग्रेन, प्रोफाइलेक्सिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, एंजाइटी, एसेंशियल ट्रीमर्स। पहले हम ना समझ लेते हैं कि हम हाइपरटेंशन में, एंजाइना में, एरिथमिया में क्यों देने वाले। प्रोपेनॉल जो होता है हमको पता है, इसके जो बीट, हम एकदम बेसिक से पढ़ लेंगे एक बार, क्या होता है बीटा ब्लॉकर्स। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसेप्टर्स क्या करते हैं, मतलब जो ब्लॉक करे, बीटा 1 जो है, हमने इससे पहले भी लेक्चर में देखे, फिर भी एक बार देख लेंगे, बीटा 1, बीटा 2, ठीक है, बीटा 3 भी होता है, जो भी अपने काम का नहीं। अब बीटा 1 कहाँ होता है, हमारे हार्ट में, और कहाँ होता है, किडनी में, ठीक है, किडनी के जी सेल्स में होता है बीटा 1। बीटा 2 को कहाँ, बीटा 2 कहाँ कहाँ होता है, हम मेन देखेंगे कि भाई हमारा ब्रोंकस में होता है, ब्रोंकस में होता है, हमारा ये ब्लड वेसल्स में उसमें होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, अल्फ़ा बीटा 1, अब बीटा 1 हार्ट में रहता है, अब हमको पता है ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, तो ये हार्ट रेट बढ़ाएगा, ठीक है। किडनी में जी सेल है, तो ये रेनिन का सिक्रेशन भी बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा, और ब्लड वेसल यहाँ क्या होंगी, डायलेट होंगी, ठीक है, डायलेट। अब देखिए, अब अपन ने क्या किया, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ट भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और हम क्या चाहते हैं कि भाई हार्ट रेट भी इतनी बड़ी ना, मतलब हमारी हार्ट रेट जो बहुत ज़्यादा बड़ी है वो हार्ट रेट उतनी बड़ी ना, तो हम क्या करते हैं कि हम बीटा ब्लॉकर्स दे देते, ठीक है। बीटा ब्लॉकर दे दिए, तो ये जो हार्ट रेट को, जो बीटा 1 स्टिमुलेट कर रहा था, हार्ट रेट जिससे बढ़ रही थी, अगर हमने इसको बीटा 1 को ब्लॉक कर दिया तो हार्ट रेट बढ़ेंगी क्या, नहीं, ठीक है, इसलिए हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। देखिए अब ये भी एटेनोलॉल भी जो है ये भी हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, तो बेस्ट कौन सा रहेगा कि एटेनोलॉल देना है या प्रोपेनोलॉल देना है। तो देखिए हम जो है ना, जो एटेनोलॉल है वो कब देंगे, कि अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, कोई अस्थमा का पेशेंट है, कोई डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट है, तब हम एटेनोलॉल प्रीफर करेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा ही सीवियर किसी को हाइपरटेंशन है, तो हम तब क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रोपेनोलॉल, ठीक है।
एस्थमा में और डायबिटिक मिलाइटस में ये जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अब हम देखेंगे वो क्यों होता है। देन एंजाइना और एरिथमिया। देखिए एंजाइना में भी जो है दो टाइप होते हैं, एक क्लासिकल और वेरिएंट। ठीक है, तो हम जो है इसको क्लासिकल में दे सकते हैं, वेरिएंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, हम आगे के इसमें देखेंगे कि ये एंजाइना जो है वेरिएंट एंजाइना में क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एरिथमिया मतलब हार्ट रेट बहुत एबनॉर्मल हो गई, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा हार्ट उतना काम ना करे, इसलिए हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर दे देते हैं। ठीक है, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब देखिए एंजाइटी एंड एसेंशियल ट्रिमर्स। अब हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब हमको पता है T3 T4 हार्मोन रिलीज़ करता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो T3 T4 होते हैं ये क्या करते हैं, बीटा एडिजेनिक सिस्टम को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको एक्टिव करेंगे। अगर अब वो एक्टिव हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी हार्ट रेट वो भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि भाई हमारी हार्ट रेट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब T3 T4 जो है एक्सिस अमाउंट में आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोपेनोलॉल देते हैं। अब प्रोपेनोलॉल क्या करेगा, एक तो सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, मतलब जो उसके सिम्टम्स वो आने वाले उसको ब्लॉक कर देंगे। दूसरा ये क्या करता है, T4 टू T3 का जो कन्वर्जन होता है उस एंजाइम को भी क्या कर देता है, ये इनिबिट कर देता है। ठीक है, एंजाइटी एंड एसेंशियल ट्रिमर्स। एसेंशियल ट्रिमर्स यानी क्या, अगर आपको अचानक किसी मतलब स्टेज पर बुला दिया और यही आपका अचानक ये कोई इंटरव्यू होने लगा, तो उसमें जो आपको जो ट्रिमर्स आएंगे तो वो होते हैं एसेंशियल ट्रिमर्स। ठीक है, एटेनिलॉल कहाँ यूज़ करेंगे हम, हाइपरटेंशन में, एंजाइना में, पोस्ट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन टू प्रिवेंट री इन्फ्रैक्शन। ठीक है, एटेनिलॉल हम यहाँ यूज़ करेंगे। देन ब्रोंकोस्पाज्म रिस्क, अब इसमें क्या होता है, देखिए हाई रिस्क ड्यू टू नॉन सिलेक्टिविटी बीटा 2 ब्लॉकर ऑल्सो मे वर्सन एस्थमा और COPD, लोअर रिस्क ड्यू टू अ बीटा 1 सिलेक्टिविटी बट कंप्लीट नॉट सेफ। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है पता है क्या, अभी हमने देखा, इसमें क्या देखा था हमने कि जो बीटा 2 जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं, ब्रोंकस में होते हैं। ब्रोंकस में क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करते हैं। अब सपोज करिए किसी को एस्थमा है, अब उसको ऑलरेडी ब्रोंकोस्पाज्म हो चुका है, अस्थमा वाले पेशेंट को ऑलरेडी क्या हो चुका है, ब्रोंकोस्पाज्म हो चुका है। अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई, ब्रोंकस को डायलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने प्रोपेनोलॉल दे दिया अस्थमा के पेशेंट में तो ये डायलेशन होगा क्या, नहीं, क्यों डायलेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने बीटा 2 को तो ब्लॉक कर दिया। अब बीटा 2 को ब्लॉक किया तो ब्रोंको डायलेशन होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, अस्थमा के पेशेंट में और ज़्यादा दिक्कत आ जाएंगी अगर हमने प्रोपेनोलॉल दिया। तो इसलिए क्या होता है, हाई रिस्क होता है। क्यों, क्योंकि नॉन सिलेक्टिव है, यानी बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे और बीटा 2 को भी ब्लॉक करेंगे। इसलिए हम अस्थमा और COPD में देते हैं क्या, नहीं देते हैं। ये रिलेटिवली सेफ होता है। अब सेफ क्यों होता है, देखिए अगर बीटा 2 को तो ब्लॉक कुछ कर ही नहीं रहा है, तो बीटा 2 को ब्लॉक नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अस्थमा और उसके पेशेंट में। इसलिए हम क्या करते हैं, अस्थमा और डायबिटिक मिलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें हम एटेनिलॉल प्रीफर करते हैं। अच्छा, डायबिटिक मिलाइटिस के पेशेंट में हम क्यों प्रेफर करेंगे, अब ये देखते हैं। मेटाबॉलिक इफेक्ट, मोर लाइकली टू मास्क सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, टैकीकार्डिया एंड मे इम्पेयर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इंपॉर्टेंट इन डायबिटिक पेशेंट। देखिए अब इसमें क्या होता है ना, ये जो होता है बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर जो होते हैं प्रोपेनोलॉल, तो ये क्या करते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो उसमें क्या होंगे, स्वेटिंग इंक्रीज होंगी, उसको मतलब जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा शक्कर खाने का मन करेगा, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। तो ये क्या करते हैं, उन सिम्टम्स को क्या, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट में क्या वार्निंग सिम्टम्स को जो है वो मास्क कर देता है। हम इसको जो है अभी थोड़ी देर बाद जो है इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको बस आप याद रखिए, या याद नहीं भी रखे तो जमेगा, हम उसको इसमें अभी के आगे के लेक्चर में कंटिन्यू देख लेंगे। ठीक है, लेसर रिस्क ऑफ मास्किंग हाइपोग्लाइसेमिक ड्यू टू अ कार्डियो सिलेक्टिविटी। ठीक है, इस पॉइंट को तो छोड़ दीजिए, पॉइंट नंबर 6 को हम इसे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, डोजिंग एंड कंप्लायंस ऑफन रिक्वायर्स मल्टीपल डेली डोज फॉर अ कंडीशन लाइक एरिथमिया ड्यू टू इट्स शॉर्ट लाइफ। हमने देखा था इसकी शॉर्ट लाइफ कितनी थी, 3 से 5 घंटे। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीपल डोज देने की ज़रूरत पड़ सकती है। वंस डेली डोजिंग इज़ यूजुअली सफिशिएंट, यानी 6 से 7 घंटे का जो उसका वो था हाफ लाइफ, तो वो
एक डोज भी उसके सफिशेंट हो जाता है, क्योंकि हमको पता है ये प्रोपेनॉल जो है ये कब देना है, बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन हो रहा तो तभी देना है। ये तो समझो नॉर्मल रहेगा, तो इसलिए एक डोज में भी इसको सफिशेंट हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड एस्थमा में होता है, COPD में होता है, प्रिंस मेटल एंजाइना में एक्सेक्यूबेटेड कोरोनरी वेसोस्पासम। देखिए अभी हमने देखा था एंजाइना में देना है, लेकिन हर एंजाइना में देना है क्या, नहीं, सिर्फ किस में देना है, क्लासिकल एंजाइना में दे सकते हैं। प्रिंस मेटल एंजाइना यानी वेरिएंट एंजाइना में देना है कि नहीं। अच्छा, वेरिएंट एंजाइना में क्यों नहीं देना है, असल में क्या होता है, अगर हमने बीटा 2 को ब्लॉक कर दिया, सपोज करिए बीटा 2 ब्लॉक हो गया, अब बीटा 2 क्या करता है हमारा, वेसोडाइलेशन करता है। ठीक है, अगर अब हमने बीटा 2 को ब्लॉक कर दिया, अब अगर क्या होगा कि जो अल्फ़ा 1 होता है, अल्फ़ा 1 क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। अब अगर सिंपैथेटिक सिस्टम यानी एड्रीनलिन आ गया, अब उसे बीटा 2 को तो ब्लॉक कर रखा है हमने, तो बीटा 2 की वजह से वेसोडाइलेशन तो नहीं होगा, लेकिन अल्फ़ा 1 तो अभी भी ओपन है, तो अल्फ़ा 1 में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा। और अंजाइना में तो पहले ही समझो अंजाइना में ऑलरेडी दिक्कत है, और ऊपर से हम और वेसो कंस्ट्रिक्शन कर दे रहे हैं, यानी ब्लड को और ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएंगी अंजाइना में। इसलिए क्योंकि अंजाइना में ऑलरेडी क्या है, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी है, उसमें ऑलरेडी स्पाजम हो चुका है, यानी उसमें ऑलरेडी वो कोई एम्बोलिज्म या कोई थ्रोम्बस आ चुका है वहाँ पे, उसकी वजह से और ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हो सकती। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वैसो कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हमको असल में तो अंजाइना में क्या करना चाहिए था, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है उसको डाइल्यूट करना, मतलब डायलेशन करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर दिया। तो इसकी वजह से हम जो है अंजाइना मतलब और ज़्यादा पेशेंट हमारा डिफ़िकल्टीज़ में चल जाएगा, इसलिए हम प्रीमेंटल अंजाइना में देते हैं क्या, नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीवियर ब्रेडिकार्डिया एंड हार्ट ब्लॉक, मतलब हम बहुत ज़्यादा अगर ब्रेडिकार्डिया या सीवियर ब्रेडिकार्डिया, यानी अब जैसे कि बीटा 1 क्या करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हम सिलेक्टिव मतलब ये इतना इफिशिएंट नहीं रहता, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोपेनॉल देते हैं, एटिनिलॉल नहीं देते हम सीवियर ब्रेडिकार्डियम, क्योंकि ये ज़्यादा पोटेंट होता है, ये अच्छे से काम करेंगे। सीवियर ब्रेडिकार्डियम मतलब बहुत ही कम हार्ट रेट है, तो हम चाहते हैं कि भाई अब ऐसा तो नहीं ना कि हम छोटा डोज दे देंगे, हम क्या चाहते हैं कि भाई ज़रा जो अच्छे एकदम स्ट्रॉन्ग रहे वो दें। क्यों, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा सीवियर ब्रेडिकार्डिया और हमको जो है उसका इफेक्ट जल्दी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोपेनॉल देते हैं। प्रोपेनॉल क्यों देंगे, क्यों, क्योंकि उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी भी हाई है और वो बहुत ज़्यादा रैपिड ऑनसेट है। अब अगर हमने ये दे दिया एटिनिलॉल, तो ये कैसा है, बहुत स्लो एब्जॉर्ब होता है, बहुत स्लो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो बहुत लेट उसका इफेक्ट आएगा। सीवियर ब्रेडिकार्डिया इसलिए हमको जल्दी ठीक करना होता है, इसलिए हम क्या देंगे, प्रोपेनॉल देंगे सीवियर ब्रेडिकार्डिया में, इसमें नहीं देंगे। ठीक है, हार्ट ब्लॉक में भी नहीं देंगे। अब हम ये सब तो हो गया, एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमको जो वार्मिंग सिम्टम्स थे, क्वेश्चन ये 6 पॉइंट, उसको क्या क्या होता है। देखिए, इन हाइपोग्लाइसीमिया वार्मिंग सिम्टम ड्यू टू सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन। देखिए अब अभी हमने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा था, बीटा 2 क्या करता है, ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। ठीक है, ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब ग्लूकोज को इंक्रीज कैसे करता है, ग्लूकोज को कैसे इंक्रीज करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से, या ग्लाइकोजेनेसिस को जो है इनहिबिट करके। ठीक है, इससे वो ग्लूकोज को, जैसे कि सपोज करिए ग्लूकोज कम हो गया यानी हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, तो बीटा 2 क्या करेगा, सेंस करेगा और फिर जल्दी से क्या करेगा, ग्लूकोज बनाना चालू कर देगा। ठीक है, लेकिन अब अपन ने क्या किया, बीटा 2 को ब्लॉक कर दिया। अब अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, पहले हम देखते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया होता क्या है। हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है, कुछ वार्मिंग सिम्टम्स आते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिस्टम के स्टिमुलेशन की वजह से बीटा 1 स्टिमुलेट हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, पाल्पिटेशंस हो जाएगा। बीटा 2 भी स्टिमुलेट हो जाएगा, ट्रिमर्स होंगे। ठीक है, और M3 जो है हमारा क्या है, मस्करेनिक रिसेप्टर है, ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का है, बट एक्टिव होकर क्या हो जाएगा, उसमें स्वेटिंग्स होने चालू हो जाएंगी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। ठीक है, अब क्या होता है, शुड टेक शुगर, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हो तो हमको क्या चाहिए, शुगर लेना चाहिए। ठीक है, इफ़ शुगर इज़ नॉट टेकन इवन देन बीटा 2 स्टिमुलेटेड इन लीवर एंड मसल एंड कॉजेज। ठीक है, अगर हमने उस टाइम पे शुगर नहीं ली तो तब भी क्या होगा, बीटा 2 जो है हमारा वो लीवर को स्टिमुलेट करेगा, मसल को स्टिमुलेट करेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस कर लेगा, जिसकी वजह से अगर शुगर हमारी कम भी रही तो नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगी। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, इंक्रीज शुगर, रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब रिवर्सल हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। किसने किया, बीटा 2 ने स्टिमुलेट करेगा, किसको किया, लीवर को किया। लीवर क्या करेगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा और ग्लूकोजिनोलाइसिस करेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, देखिए इन डायबिटिक पेशेंट
बीटा ब्लॉकर कॉजेस इन डायबिटिक पेशेंट मास्किंग ऑफ वार्मिंग सिम्टम्स। अब इसमें क्या होगा, ये जो है बीटा ब्लॉकर दे दिया तो वार्मिंग सिम्टम जो है यानी टैकीकार्डिया नहीं होगा, ट्रिमर नहीं होगा, तो ये वार्मिंग सिम्टम बंद हो जाएंगे। ठीक है। प्रिवेंट रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, तो वो क्या करेंगे, बीटा 2 को भी ब्लॉक कर देंगे। तो बीटा 2 जो है लीवर को स्टिमुलेट कर पाएंगे क्या, नहीं। लीवर स्टिमुलेट नहीं हो तो हमारी शुगर लेवल इंक्रीज होंगी क्या, नहीं। शुगर लेवल इंक्रीज ही नहीं हुई तो हाइपोग्लाइसीमिया कंटिन्यू रहेगा, जो हमारे लिए खतरा है। तो सो बीटा ब्लॉकर आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डायबिटिक पेशेंट। ठीक है। इसलिए क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड indicator. Sweating is only reliable symptom of hypoglycemic in diabetic or diabetics on a beta blocker mediation. ठीक है। यानी जो भी अगर समझो किसी को बहुत ही ज़्यादा सीवियर ब्रेडिकार्डिया वो है, तो अगर उसको समझो कुछ बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करें, उसमें हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, उसे हाइपोग्लाइसेमिया, तो हम क्या देखते हैं उसमें, स्वेटिंग देखते हैं सिर्फ, क्योंकि M3 है, M3 उसको स्टिमुलेट कर रहा है, तो स्वेटिंग को ही हमको देखना पड़ेगा। बाकी टैकीकार्डिया और ट्रीमर्स तो हमको दिखने वाले है नहीं, इसलिए जो है स्वेटिंग एक रिलायबल सिम्टम्स होता है। तो डायबिटिक पेशेंट में जो होता है उनको हम क्या एडवाइस करते हैं कि भाई एक तो तुम खाना मत छोड़ो, और दूसरा साथ में हमेशा शुगर या बिस्किट रखते जाओ, ताकि अगर तुमको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो शुगर या बिस्किट खा लेना। स्पेशली खाना तो नहीं छोड़ना पड़ता है शुगर के पेशेंट को। ठीक है। आई होप आपको ये समझाऊंगा वार्मिंग सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में कैसा होता है, और बीटा 2 का उसमें क्या रोल होता है। ठीक है। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पहला होता है प्रोपेनोलॉल और एटिनोलॉल, उनका हमको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना था, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो ये नॉन सिलेक्टिव होता है, ये कार्डी सिलेक्टिव यानी बीटा 1 होता है। इसके और एग्जाम्पल्स होते हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल्स है बीटालोल, कार्डियोलोल। ठीक है। ये इसके कुछ और एग्जांपल्स होते हैं। देन हमने देखा कि सीएनएस पेनिट्रेशन जो होता है वो इसका ज़्यादा होता है, प्रोपेनोलॉल का इसका बहुत कम होता है, इसके सारे अपोजिट चलेगा। फार्माकाइनेटिक रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, इसलिए हम सीवियर ब्रेडिकार्डिया में उसमें यूज़ करते हैं। ये जो है स्लोअर एब्जॉर्प्शन होता है इनका। ठीक है। देन इसकी हाफ लाइफ जो है 3 से 5 घंटे की होंगी, इसकी 6 से 7 घंटे की होंगी। ठीक है। देन इंडिकेशंस जो है हमारे, इसको हम हाइपरटेंशन में यूज़ करेंगे, अंजाइना वो भी सिर्फ क्लासिकल अंजाइना में यूज़ करेंगे, एरिथमिया में यूज़ करेंगे, ताकि हमारा हार्ट का जो है वर्कलोड कम हो जाए, जो हार्ट रेट बढ़ी हुई है वो कम हो जाए, इसलिए हम उसको ब्लॉक कर देंगे, बीटा 1 को ब्लॉक कर देंगे। माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, हमने देखा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में हम क्यों देते हैं, एंजाइटी और इसेंशियल ट्यूमर्स। ठीक है। देन एटिनोलॉल जो होता है ये उसका पूरा अपोजिट होगा, स्लोअर एब्जॉर्प्शन होगा, और टी हाफ लाइफ इससे थोड़ी ज़्यादा होंगी, और हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। हाइपरटेंशन, किस पेशेंट के हाइपरटेंशन में देंगे, मैस्थेमा और डायबिटिक मिलाइटिस के पेशेंट में हम ये स्पेशली देते हैं। एंजाइना में देंगे, पोस्ट MI2 का प्रिवेंट रीइंफ्रैक्शन देंगे। ठीक है। देन ब्रोंकोस्पाज्म का रिस्क, यानी जो बीटा 2 ब्लॉक ना हो, जिसकी वजह से हमारा ब्रोंकोडाइलेशन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं एस्थेमा में और COPD में नहीं देते। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ब्रोंकोडाइलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। ये उसके रिलेटिवली सेफ़ होता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करता है। देन मेटाबॉलिक इफेक्ट देखा हमने कि ये जो है मास्क कर देता है हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स को, वार्मिंग सिम्टम्स को, ये जो है नहीं करता, लोअर रिस्क रहता है मास्किंग का। ठीक है। देन डोजिंग कंप्लायंस, ये जो है मल्टीपल डोज मतलब कभी कभी लग सकते हैं हमको, क्यों, क्योंकि इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड कम है। ये जो होता है एक डोज इसका सफिशिएंट होता है यूजुअली। देन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है अस्थमा में, COPD में, डायबिटिक मिलाइटिस के पेशेंट में। ठीक है। प्रिंसमेंटल अंजाइना में भी हम ये नहीं देते। क्यों, क्योंकि अगर हमने बीटा 2 को ब्लॉक कर दिया तो वेसोडाइलेशन तो नहीं होगा, बट अल्फ़ा 1 जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। देन सीवियर ब्रेडिकार्डिया में भी नहीं देते। क्यों, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, और हार्ट ब्लॉक में भी नहीं देते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। नेबीवोलोल, ठीक है, बीटैक्सोलोल, इसमलोल, ये हमारे सिलेक्टिव होता है। और कैटिनिलोल तो हम देख रहे हैं, और सिलिप्रोलोल। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स के। ठीक है। आई होप आपको समझाऊंगा। थैंक यू।